नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ ऐसे युद्ध के विषय में अध्ययन करने वाले हैं जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए, आज के युद्ध के विषय में हम अध्ययन करने वाले हैं, करेंगे और कहाँ से करेंगे तो एंशिएंट से प्रारंभ करेंगे और मॉडर्न तक के युद्ध के विषय में हम देखेंगे। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले बात करते हैं दसराग युद्ध की। ये जो युद्ध है इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है तो इसका वर्णन हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है और ये राजा सुदास और पंचजन कबीले उस समय जो लोग रहते थे वो कबीले में रहते थे, तो वही कबीलों में ही युद्ध होता था। तो ये राजा सुदास एक तरफ थे और एक तरफ 5 कबीले थे, उनमें आपस में युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था तो ये आज जो रावी नदी है उसको पहले परुष्णी नदी कहते थे। तो ये परुष्णी नदी रावी नदी के तट पर हुआ था जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे और ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका हमें वर्णन मिलता है, ये भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं हाइडेस्पिस का युद्ध। ये युद्ध आपने इतिहास में खूब पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर हम इसका सूक्ष्म अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म अध्ययन का मतलब है इसका ज़्यादा ब्यौरा नहीं देखेंगे, सिर्फ हम ये देखेंगे कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसके मध्य हुआ था और विजयी कौन रहा था। तो अब बात अगर करेंगे हम हाइडेस्पिस युद्ध की तो ये हुआ था पोरस और सिकंदर के बीच में और यहाँ पर 326 बीसी में ये कहाँ हुआ था, झेलम नदी के किनारे हुआ था जिसमें सिकंदर विजयी हुआ था। इस युद्ध में एक बात बहुत प्रचलित है कि सिकंदर ने जब राजा पोरस को बंदी बना लिया तो राजा पोरस से कहा कि हमें आपके साथ कैसा सुलूक करना चाहिए। तो पोरस ने गर्व के साथ कहा कि जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए, आप हमारे साथ वैसा ही सुलूक करें। जो सिकंदर को बहुत अच्छी लगी और उसने बाद में पोरस को छोड़ दिया था। अब बात करते हैं, एक युद्ध हुआ था जो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ था। कब हुआ था तो 305 ईस्वी में हुआ था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी रहा था। सेल्यूकस निकेटर और एक नियंडर, ये 2 सेनापति थे किसके, सिकंदर के। ये दोनों सिकंदर के साथ में भारत आए थे। जो नियंडर था वो थल सेना का था और सेल्यूकस जल सेना का था। तो ये दोनों सिकंदर के सेनापति थे। सेल्यूकस निकेटर की ही पुत्री थी हेलेना, जिसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिर्फ इतना समझिए कि एक युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो 305 बीसी में हुआ था और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी रहा था। और इसी युद्ध में, इसी विजय के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से उसकी पुत्री से विवाह करने की शर्त रखी थी और इसमें 4 जो क्षेत्र कह लें वो चंद्रगुप्त मौर्य को ने सेल्यूकस से विजित किए थे, जो अफगान की तरफ के थे। काबुल कांधार वाले जो 4 क्षेत्र थे वो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से विजित किए थे। अब बात करते हैं कलिंग युद्ध की, जिसने उस समय के इतिहास को बदल दिया था। ये युद्ध हुआ कब था तो ये युद्ध हुआ था 261 बीसी में। किसके मध्य हुआ था तो अशोक सम्राट जो अशोक मौर्य था उसके मध्य और नंदराज जो कि उड़ीसा का शासक था, इनके मध्य ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था तो 261 बीसी में हुआ था जिसमें अशोक विजयी हुआ था और इसकी जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। ये बात आप याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन, ये क्वेश्चन एक सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि कलिंग युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो ये आपकी जानकारी, आपको जो जानकारी मिलती है वो मिलती है अशोक के 13वें शिलालेख से। यही युद्ध के बाद में अशोक को युद्ध से विरक्ति हो गई थी और उसने शस्त्र का त्याग कर दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। एक युद्ध हुआ था पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के साथ में, कहाँ हुआ था, नर्मदा नदी के किनारे, जिसमें पुलकेशन द्वितीय विजयी रहा था। इसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है, ये भी आप याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थट्टा के युद्ध की। ये युद्ध थट्टा के युद्ध के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये हुआ कहाँ, इसको राजौर और ब्राह्मणवाद का युद्ध भी कहा जाता है। ये मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के शासक दाहिर के मध्य हुआ था। इसमें 712 ईस्वी में हुए इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम विजयी रहा था। यह पहला अरब और मुस्लिम आक्रमण था और यहीं से जजिया कर की शुरुआत होती है, क्योंकि जब मोहम्मद बिन कासिम विजयी हुआ तो उसने वहाँ के ब्राह्मणों पर जजिया कर, वहाँ के लोगों पर जजिया कर लगा दिया था। पहली बार जौहर प्रथा का भी प्रचलन हमें यहीं देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, तो दाहिर की जो पत्नी थी उसने सबसे पहले जौहर किया था। यहीं पर क्या हुआ था कि औरतों ने भी युद्ध किया था। अब बात करते हैं प्रथम तुर्क आक्रमण की। तो प्रथम तुर्क आक्रमण जो हुआ था वो 986 ईस्वी में हुआ था। किसका हुआ था? सुबुक्तगीन का। और सुबुक्तगीन और जयपाल के मध्य युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये पूर्वांचल में, पूर्व की तरफ, पूर्वी भारत में हुआ था, यानी बंगाल की तरफ हुआ था। इस युद्ध में सुबुक्तगीन विजयी रहा था। महमूद गजनवी का आक्रमण अगर देखें तो 1001 से लेकर 1027 तक 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। और 1025 में महमूद गजनवी और भीमदेव फर्स्ट जो गुजरात का शासक था उसके मध्य युद्ध हुआ था। तभी इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, और युद्ध हुआ था और सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा था। 1027 में इसका युद्ध जाटों के विरुद्ध हुआ था और तभी ये भारत से भाग गया था, फिर नहीं आया दोबारा। जाटों ने इसे बहुत बुरी तरह परास्त किया था। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी द्वारा 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया गया था। 1178 में मोहम्मद गौरी और भीमदेव सेकेंड जो मूलराज के नाम से प्रसिद्ध था, उनके मध्य युद्ध हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तराइन के युद्ध की, जिसने उस समय के इतिहास को बदल दिया। ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1191 में और इसमें ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हो गए थे। और उस समय पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। और जब मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया गया था तो उसने अपने प्राणों का वरदान मांगा और पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया, मारा नहीं। अगर उसी समय पृथ्वीराज चौहान उसकी हत्या कर देते तो 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वो युद्ध नहीं होता। और अगर वो युद्ध नहीं होता तो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु नहीं होती, यानी पृथ्वीराज चौहान को पराजित नहीं होना पड़ता। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं 1194 में हुए चंदावर के युद्ध के बारे में। चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1194 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य हुआ था। जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को भारत में आक्रमण के लिए न्योता दिया था। किसके विरुद्ध दिया था? तो पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध दिया था, क्योंकि जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के मध्य कट्टर शत्रुता थी। लेकिन जयचंद उस समय इतना योग्य नहीं था कि वो पृथ्वीराज चौहान का सामना कर सके और इसीलिए उसने मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किया। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया और जयचंद को लगा कि अब हम यहाँ के शासक बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, इसलिए गौरी यहाँ का शासक बनेगा। तो गौरी ने जब जयचंद्र को संपूर्ण सत्ता सौंपने से मना कर दिया तो उस समय जयचंद और गौरी के मध्य में मतभेद हो गया और स्थिति इतनी बदल गई कि 1194 में युद्ध की स्थिति आ गई और इनका युद्ध हुआ। किसका? मोहम्मद गौरी और जयचंद का, जिसमें गौरी की विजय हुई। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग धोखा देते हैं उनको जयचंद कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का एक अभियान हुआ था 1303 में, जो कहाँ पर हुआ था? तो ये राजस्थान में चित्तौड़ में हुआ था। ये राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी और राणा रतन सिंह की जो रानी थी
पद्मावती, उन्होंने जौहर व्रत कर लिया था। इस पर एक मूवी भी बनी है, आप लोगों ने देखी होगी। और 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना की गई थी। पद्मावत को बहुत ही उस समय का प्रचलित उपन्यास माना जाता है। तो इसी उपन्यास को आधार बनाकर अभी कुछ दिन पहले पद्मावत मूवी बनी थी, जिसमें दिखाया गया था कि किस तरह से अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ, किस तरह से रानी पद्मिनी ने अपनी रक्षा के लिए जौहर किया। ये सब उस मूवी में भी दिखाया गया है और इस उपन्यास में भी बताया गया है। तो बात करते हैं तो 1310 में मलिक काफूर द्वारा दक्षिण में अभियान किया गया था, जहां दक्षिण भारत के तेलंगाना के जो शासक थे, तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा लाकर अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। किसने? मलिक काफूर ने। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में, जो कि 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। याद रखिएगा, ये 21 अप्रैल की डेट भी याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न बदलता जा रहा है। तो आपसे हर दिन नई चीज़ें पूछी जा रही हैं। पहले तो 1526 में काम चल जाता था, लेकिन शायद अब ना चले, तो इसलिए 21 अप्रैल 1526 पूरी डेट याद रखिएगा। हुआ किसके बीच था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने परास्त करके दिल्ली सल्तनत का अंत करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर द्वारा इस युद्ध में तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया गया था। ये याद रखिएगा कि तुलगमा पद्धति होती क्या है। और पहली बार तोपखानों का प्रयोग किया गया था और इसमें बाबर की विजय हुई थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खानवा के युद्ध की। ये भी बाबर ने लड़ा था। किसके मध्य लड़ा था? तो राणा सांगा के मध्य लड़ा था। ये 16 मार्च 1527 में हुआ था। यहाँ भी कहानी थोड़ी जयचंद जैसी ही है, लेकिन हाँ, क्योंकि बाबर को आमंत्रित जो किया था वो राणा सांगा ने ही आमंत्रित किया था। किसके विरुद्ध किया था? तो अब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध के लिए बाबर को भारत में आमंत्रित किया था। किसने किया था? राणा सांगा ने किया था। और उस समय जिस समय राणा सांगा ने बाबर को भारत में युद्ध के लिए आमंत्रित किया था अब्राहिम लोदी के विरुद्ध, उस समय बाबर बहुत बड़ा फेलियर था। वो हर तरफ फेल ही हो रहा था। तो वो एक मौके की तलाश में था और उसको मौका दिया किसने? राणा सांगा ने दिया। और वो भारत में आया, उसने युद्ध किया, वो जीत गया। जीतने के बाद में उसने सल्तनत को हटाकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद में उसका राणा सांगा से युद्ध हुआ, उस राजपूतों से युद्ध हुआ और मुगल साम्राज्य जो कि 1526 में स्थापित हुआ था, वो पूर्णतः जो शासन रहा वो रहा उसका जब वो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो 1707 तक औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी वो 1707 में हुई थी। तो वहाँ तक तो पूर्ण शासन रहा। उसके बाद में जो उत्तराधिकारी रहे वो इतने ज़्यादा सशक्त नहीं थे, तो शासन व्यवस्था इतनी अच्छी सुदृढ़ रूप से नहीं चली। और 1857 का युद्ध जो अंग्रेजों के मध्य हुआ था, उसमें मुगल साम्राज्य का अंतिम जो शासक बहादुर शाह जफर था, उसको रंगून भेजकर मुगल साम्राज्य की समाप्ति कर दी गई। तो 1526 से जो साम्राज्य स्थापित हुआ वो अगर देखा जाए तो 1857 तक का चला था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंदेरी के युद्ध की। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था वो 29 जनवरी 1528 में हुआ था। कहाँ, किसके मध्य हुआ था? तो बाबर और राजा मेदिनी राय के मध्य हुआ था। इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घाघरा के युद्ध की, जो 5 अप्रैल 1929 को हुआ था। किसके मध्य? तो बाबर और अफगानों के विरुद्ध हुआ था। बाबर इसमें विजयी हुआ था और ये एकमात्र ऐसा युद्ध है जो जल और थल दोनों में हुआ था। तो बाबर के ये युद्ध याद रखिएगा, क्योंकि ये युद्ध आपसे खूब पूछे जाते हैं और इसमें पता चलता है कि जो फेलियर होता है वो भी कभी कभी साम्राज्य स्थापित कर सकता है। और बात करते हैं दोराहा के युद्ध की या दोहरिया के युद्ध की, जो कि हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1532 में हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
चौसा के युद्ध की, जो कि 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में शेर शाह विजयी हुआ और जीतने के बाद शेर खां नाम का इसने सिक्का ढलवाया था। आगे बढ़ते हैं और बिलग्राम के युद्ध की बात करते हैं। तो ये बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, जो हुमायूं और शेर शाह के मध्य में हुआ था। इस युद्ध में शेर शाह विजयी हुआ और हुमायूं 1555 तक निर्वासित रहा और अफगानिस्तान चला गया था। इस युद्ध में ही हुमायूं को निर्वासित जीवन जीना पड़ा, जो कि 15 साल का निर्वासन रहा, वनवास रहा। और उसके बाद में हुमायूं ने फिर से युद्ध किया, जीत गया और फिर भारत में पुनः मुगल वंश का परचम लहराया। तो आगे बात करते हैं मच्छीवाड़ा के युद्ध में, जिसने कि हुमायूं की किस्मत बदल दी। फिर 1540 में जो युद्ध हुआ था उसमें हुमायूं को निर्वासन में गया, मतलब निर्वासित हो गया था। इसके बाद में 1555 में हुमायूं ने पुनः युद्ध किया हुमायूं और तातार खां के बीच में, और इसमें हुमायूं विजयी हुआ और पुनः भारत में उसकी वापसी हुई। अब बात करते हैं 1555 में एक युद्ध हुआ था, सरहिंद का युद्ध। ये हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में भी हुमायूं विजयी रहा था। आगे बात करते हैं अब पानीपत के द्वितीय युद्ध की, जो कि 1556 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। देखो, तराई के दो युद्ध हुए, तराइन के प्रथम और द्वितीय, दोनों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। पहले में पृथ्वीराज चौहान जो 91 में हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। 92 में मोहम्मद गोरी की विजय हुई। पानीपत के 3 युद्ध हुए। प्रथम में बाबर विजयी रहा, द्वितीय में अकबर विजयी रहा और तृतीय जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो मराठों के बीच हुआ था। तो ये पानीपत के 3 और तराइन के 2 युद्ध आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर पानीपत और तराइन में लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। अब बात करते हैं, इसमें अकबर की विजय हुई थी। जो अकबर ने ये 1556 में युद्ध लड़ा था, ये बैरम खां के संरक्षण में लड़ा था, क्योंकि उस समय अकबर किशोर था, ज़्यादा अल्पवयस्क कह दें, अल्पवयस्क था। तो उस समय बैरम खान के संरक्षण में उसने ये युद्ध लड़ा था और विजयी रहा था। अब 1561 में अकबर ने बैरम खां के संरक्षण से मुक्त होकर प्रथम सैन्य अभियान किया था। कहाँ? मालवा के शासक बाज बहादुर के साथ, और उसे पराजित किया था। यानी पहले अकबर जो भी करता था वो बैरम खां के संरक्षण में करता था। 1561 में उसने अकेले अभियान किया और मालवा के शासक बाज बहादुर के खिलाफ किया था, जिसमें वो पराजित हुआ। और 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। याद रखिएगा, क्योंकि जजिया कर की कहानी जो है वो थोड़ी सी तिरछी है। किसने लगाया, कब लगाया, क्योंकि कई बार लगाया गया, कई बार हटाया गया, कब ब्राह्मणों ने लगाया, ये आप पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं तालीकोटा के युद्ध की, जो कि 1565 में लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध जो दक्षिण भारत का बहुत प्रसिद्ध युद्ध है। ये बहमनी साम्राज्य में 4 राज्य मिलकर बहमनी साम्राज्य बनाते थे और विजयनगर के मध्य हुआ था। बहमनी साम्राज्य विजयी हुआ और विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। इस युद्ध को बनीहट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य में हुआ था, जिसमें कि अकबर का सेनापति जो था वो हिंदू यानी मान सिंह था, और जो महाराणा प्रताप का सेनापति था वो मुस्लिम था, हकीम खां सूर था। ये बात भी एक बार आपके एग्जाम में पूछी गई थी, और इस युद्ध में अकबर इस युद्ध में विजयी रहा था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद था। ये याद रखिएगा। ये घोड़े के जो नाम होते हैं ये भी पूछ लिए जाते हैं। सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था, राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, तो इनका भी याद रखिएगा। जब कहते नहीं है कि बड़े सुनार के घर का जो कूड़ा होता है ना, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, शायद उसमें भी सोना निकल आए। ऐसे बड़े लोगों के घोड़े भी महत्वपूर्ण होते हैं, उनके नाम भी इतिहास में सम्मिलित होते हैं। सिकंदर का घोड़ा
और अकबर का घोड़ा, महाराणा प्रताप का घोड़ा, और वो एक और हैं उनके घोड़े का नाम, इनका मैचिंग करने में क्वेश्चन आ जाता है। 1582 में अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की थी और 1583 में अकबर में इलाही संबत की शुरुआत की थी। ये एक पॉइंट है, आप याद रखिएगा, ये सब कोई इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं अहमदनगर के युद्ध की, जो कि 1600 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ किसके बीच था? तो अकबर और महान वीर चांद बीवी के मध्य हुआ था, जो गोंडवाना की रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई के पहले ये रानी लक्ष्मीबाई की तरह बहुत ही महान वीरांगना थी। अकबर ने इस युद्ध में विजयी रहा, लेकिन अकबर इस युद्ध में विजयी होकर भी हार गया था। ये बात अकबर ने स्वयं कही थी कि मैं इस युद्ध में विजयी होकर भी हार गया था, क्योंकि रानी दुर्गावती इतनी साहस, इतनी दृढ़ता पूर्वक उन्होंने युद्ध किया था और अकबर को पता नहीं लगने दिया था कि वो गई कहाँ। तो अकबर ने खुद कहा था कि मैं इस युद्ध में जीतते हुए भी मैं इस युद्ध में पराजित हो गया, क्योंकि वो जीत तो गया लेकिन उस तरह से वो विजयी नहीं हो पाया। यानी रानी दुर्गावती ने उन्हें नाको चने चबवा दिए। असीरगढ़ का युद्ध, जो कि अकबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हुआ कब था? 1601 में हुआ था। अकबर और मियाँ बहादुर के बीच हुआ था, ये याद रखिएगा। इसमें अकबर विजयी हुआ, या अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध की विजय स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, और कहा जाता है कि असीरगढ़ के किले को अकबर ने सोने की चाबी से खोला था। कहने का मतलब है कि जो असीरगढ़ का किला था वो अकबर के लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस था, लेकिन अकबर के पास उस समय नहीं रहा, क्योंकि 1601 में जीतने के बाद में अकबर बीमार हो गया था और थोड़े दिन ठीक रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, और वो 1605 में उसकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं धर्मत के युद्ध की, जो 1658 ईस्वी में हुआ था। ये औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था। औरंगजेब इसमें विजयी रहा था। ये दारा सिकोह जो था वो औरंगजेब का भाई था, औरंगजेब का बड़ा भाई था, जिसे कि शाहजहां चाहता था कि दारा सिकोह राजा बने और औरंगजेब चाहता था कि मैं अब राजा बनूं, इसीलिए दोनों में युद्ध हुआ था और औरंगजेब विजयी रहा था इसमें। अब बात करते हैं खेड़ा के युद्ध की, जो 1707 ईस्वी में हुआ था। ये मराठा छत्रपति साहू जी और ताराबाई के मध्य हुआ था, जिसमें साहू जी विजयी रहे थे। असल में छत्रपति शिवाजी महाराज के दो पुत्र थे, राजा राम और छत्रपति और साहू जी। तो राजा राम की विधवा थी ताराबाई, याद रखिएगा। सखर खरदा का युद्ध ये 1724 में हुआ था, निजामुल मुल्क और मुबारिज खान के बीच में। निजामुल मुल्क इसमें विजयी रहा था। इसमें ज़्यादा खास नहीं है, जो पॉइंट खास है हम आपको बताते जाएंगे, लेकिन इसमें ये याद रखिएगा कौन सा युद्ध कहाँ हुआ था, किनके मध्य हुआ था और इसमें विजयी कौन रहा था। बाकी अगर आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना है आप हमें कमेंट करें, हम आपको उस युद्ध को विस्तार पूर्वक पढ़ा देंगे। भोपाल का युद्ध हुआ था 1737 ईस्वी में, जो बाजीराव प्रथम और मुगलों के बीच में हुआ था, जिसमें से बाजीराव प्रथम की विजय हुई थी। बात करते हैं करनाल के युद्ध की, जो 1739 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके मध्य? तो मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य लड़ा गया था। ये मिस्र का था। नादिर शाह युद्ध में विजयी रहा और अपने साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा जीतकर मिस्र ले गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गिरिया के युद्ध की, जो 1740 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके मध्य? तो सरफराज खान और अली वर्दी खां के बीच में ये युद्ध लड़ा गया और इसमें अली वर्दी खान की विजय हुई थी। अब हम धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं? तो हम जा रहे हैं आधुनिक की तरफ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लासी के युद्ध की, जिसने कि भारत में अंग्रेजों के पैर मजबूत करने की नींव रखी थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी के युद्ध की एक बार एग्जाम में डेट पूछी गई थी और उसमें सिर्फ 1757 नहीं बल्कि 23 जून 1757 ऑप्शन दिया गया था। इसलिए आपके लिए डेट बहुत महत्वपूर्ण है। और ये लड़ा किसके बीच गया था? तो ये क्लाइव और सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब था, उनके बीच में ये युद्ध हुआ था और इसमें क्लाइव इस युद्ध में जीत गया था।
बात करते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध की, जो 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच में ये युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। बक्सर का युद्ध, देखिए जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में पैर रखने का मौका दिया था, और जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों के पैर जमाने का मौका दिया था। तो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था क्या बक्सर का युद्ध। किसके मध्य हुआ था? तो हेक्टर मुनरो, शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम तृतीय के मध्य हुआ था। यानी एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ ये तीनों थे। कौन? शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम। इस युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है, इस युद्ध के कारण क्या है, इस युद्ध के परिणाम क्या है, ये हम आपको विस्तार पूर्वक इतिहास की क्लास में पढ़ाएंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि किसके मध्य हुआ था, और इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों को पैर फैलाने का, या कहे कि साम्राज्य विस्तार करने का एक सुअवसर प्रदान किया था, और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि के बारे में, जो 12 अगस्त 1765 में हुई थी। किसके मध्य हुई थी? तो शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के मध्य हुई थी। जब बक्सर के युद्ध की विजय हो गई, उसके बाद में ये इलाहाबाद की संधि हुई थी। शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के मध्य में हुई थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके मध्य में हुई थी? तो 16 अगस्त 1765 को हुई थी। शुजाउद्दौला और क्लाइव के मध्य में हुई थी। ये भी बक्सर के युद्ध के हारने का परिणाम था, जो क्लाइव ने संधि की थी। अब बात करते हैं बांडीवास के युद्ध की, जिसमें फ्रांसीसियों का पत्ता साफ हो गया था। ये 1760 में हुआ था। 1760 में हुआ था। ये आयरकूट जो अंग्रेजों का सेनापति था और लाली जो फ्रांसीसियों का सेनापति था, उनके विरुद्ध हुआ था, और अंग्रेज इसमें विजयी रहे थे और फ्रांसीसियों का भारत से पल्ला साफ हो गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महत्वपूर्ण आंग्ल और फ्रांसीसी युद्ध, जो कि एक नहीं हुआ था, कई हुए थे। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में कर्नाटक का प्रथम युद्ध देखते हैं, जो कब हुआ था? तो 1746 से 1748 ईस्वी के मध्य में हुआ था। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। इसके बाद इसकी जो ये युद्ध, उस समय की जो स्थिति थी वो ये थी कि उस समय जो अंग्रेज और फ्रांस में के मध्य होता था, वहीं वो थोड़ा बहुत यहाँ भारत में जो अंग्रेजी और फ्रांसीसी लोग थे उनके मध्य हो जाता था। अब इसकी पृष्ठभूमि बहुत लंबी है, हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन अगर यहाँ बताएंगे तो ये आपकी क्लास बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और आपको पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा। इसलिए इसको हम स्किप करके वहाँ ले जाते हैं जहाँ हम इतिहास पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, ये भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इस युद्ध हुआ, कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। इसकी संधि हुई, वो किसकी हुई? एक्सला सापेल की संधि कब हुई? 1748 में। इसी संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति हो गई। इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? तो फ्रांसीसी विजयी हुए और डुब्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। जब विजयी होता है इंसान तो उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, उसको लगता है अब आगे भी हम विजयी होंगे। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ 1749 से 1754 तक। कारण क्या था? तो हैदराबाद और कर्नाटक के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना था। इसकी कहानी भी थोड़ी अलग है। अगर आपको पढ़ना है आप हमें कमेंट करें, हम आपको इसको विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं। इसकी संधि जो हुई थी वो पांडुचेरी की संधि हुई थी 1754 ईस्वी में। इसका परिणाम क्या रहा? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी ने भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया और अंग्रेजों का प्रभाव इसमें और ज़्यादा बढ़ने लगा था। अब बात करते हैं कर्नाटक के तृतीय युद्ध की, जो 1758 से 1773 ईस्वी तक चला। इसका कारण क्या था? तो ये सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था, जो वहाँ विदेश में अंग्रेजों के मध्य हो रहा था। यानी वो जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में हो रहा था, उसी का परिणाम था कि युद्ध यहाँ भी प्रारंभ हो गया। इसकी संधि जो हुई थी वो पेरिस की संधि हुई थी, और इसका परिणाम क्या रहा? तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। अब बात करते हैं आंग्ल मराठा युद्ध की।
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक हुआ था। कारण क्या था? तो रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के उद्देश्य से 1775 ईस्वी ने अंग्रेजों से सूरत की संधि कर ली। रघुनाथ राव जो था वो अच्छा इंसान नहीं था और वो क्या करता था कि वो एक बहुत चाटुकार टाइप का इंसान था और उसने खुद के फायदे के लिए अंग्रेजों से संधि कर ली और उसी संधि का परिणाम रहा कि ये युद्ध हो गया। ये जो युद्ध समाप्त हुआ तो वो किस संधि पर समाप्त हुआ? तो 1882 की सालबाई की संधि पर समाप्त हुआ। इसका परिणाम क्या रहा? तो अंग्रेजों को 20 वर्षों की शांति प्रदान की गई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की। 1803 से 1806 के मध्य में ये युद्ध हुआ। इसका कारण क्या था? तो अंग्रेजों को फ्रांसीसियों का भय था और परिणाम इसका क्या रहा? तो मराठा संघ को छिन्न भिन्न कर दिया गया। इसी युद्ध के बाद में मराठा भोसले, सिंधिया और गायकवाड़ जो आप पढ़ते हैं, इनके गडकरी, इनके उसमें 5 उसमें बट गए थे, तो आप इतिहास में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की, जो 1817 से 1818 ईस्वी में हुआ था। और इसका कारण क्या रहा? तो इसका कारण था हेस्टिंग प्रथम के समय प्रारंभ हुआ। इसने पिंडारियों को समाप्त करने के लिए अभियान किया और इससे मराठा के प्रभुत्व पर भी प्रभाव पड़ा था। इसका परिणाम क्या था? तो जून 1817 में अंग्रेजों ने पेशवा से पुणे की संधि की, जिससे के तहत पेशवा ने मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग दी थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध की। आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी तक। इसके शासक जो थे वो हैदर अली थे, गवर्नर वेरलेस्ट था और संधि इसकी मद्रास की संधि थी। इसमें क्या विशेष रहा? तो हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। हैदर अली ऐसा था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ और अंग्रेज जिससे दबते थे। अब बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, जो 1780 से 1784 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसका शासक भी हैदर अली था, इसका गवर्नर वारन हेस्टिंग था और इसकी संधि हुई थी वो मंगलौर की संधि हुई थी। और इसमें क्या हुआ था कि हैदर अली की मृत्यु हो गई और बाद में हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने इस युद्ध का नेतृत्व संभाला था। आगे बढ़ते हैं और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं, जो 1790 से 1792 तक हुआ था। इसका जो शासक था वो टीपू सुल्तान था, क्योंकि 1784 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में गवर्नर जो कौन था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर कार्नवालिस था और इसकी संधि हुई थी तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इस युद्ध ने टीपू सुल्तान की स्थिति खराब कर दी थी, क्योंकि टीपू सुल्तान जो था वो हैदर अली की तरह इतना बलशाली नहीं था, यानी इतना ऐसा नहीं था जिससे अंग्रेज दबते हों। अब बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की, जो 1799 ईस्वी में हुआ था। शासक इसमें टीपू सुल्तान था, गवर्नर वेलेजली था और जो संधि हुई थी वो मैसूर की संधि हुई थी। टीपू की मृत्यु के बाद पुनः मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना हो गई और अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की थी। अब बात करते हैं आंग्ल बर्मा युद्ध की। आंग्ल बर्मा युद्ध जो प्रथम हुआ था, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, वो 1824 से 1826 ईस्वी तक हुआ था। लॉर्ड एमहर्स्ट द्वारा यादाम्बू की संधि से समाप्त हुआ था ये युद्ध। आगे बढ़ते हैं और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करें तो द्वितीय आंग्ल बर्मा जो युद्ध हुआ था वो 1892-93 ईस्वी में हुआ था और इसमें लॉर्ड डलहौजी द्वारा दक्षिण बर्मा पर अधिकार कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करते हैं तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था वो 1885 ईस्वी में हुआ था। डफरिन द्वारा संपूर्ण बर्मा पर अधिकार कर लिया गया था और बर्मा की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया था।
इसके बाद में बात करते हैं आंग्ल अफगान युद्ध की, जो कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था वो 1839 से 1842 ईस्वी में हुआ था। इसमें अंग्रेज जो ऑकलैंड थे वो असफल हुए थे। आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेज असफल हुए, द्वितीय में भी असफल हुए थे। जो द्वितीय हुआ था वो हुआ था 1878 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक। इसमें अंग्रेज का जो सेनापति था वो लिटन था और वो फिर से अफगानों से परास्त हो गया। तृतीय जो आंग्ल अफगान युद्ध था वो हुआ था 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी के तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध में जो अंग्रेज सेनापति था वो जेम्स फोर्ड था, वो भी असफल हुआ था अफगानों से और अफगानिस्तान की उसी समय स्वतंत्र हो गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आंग्ल सिख युद्ध की। आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी में हुआ था। इसके जो गवर्नर थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे और लाहौर की संधि से युद्ध समाप्त हुआ और सिखों ने अपने कुछ प्रदेश को दिए थे, यानी कुछ प्रदेश सिखों के अंग्रेजों के अंडर में आ गए थे। अब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो 1848 से 1849 ईस्वी में हुआ था। इस समय गवर्नर जो था वो डलहौजी था और सिखों की पराजय तथा सिख राज्य का ब्रिटिश भारत में विलय हो गया था। कौन से युद्ध में? तो आंग्ल और सिख युद्ध के द्वितीय युद्ध में हो गया था। अब बात करते हैं भारत और चीन युद्ध की, जो कि स्वतंत्रता का पहला युद्ध है। ये 8 सितंबर 1962 को हुआ था और 21 दिसंबर 1962 को इस युद्ध की समाप्ति हो गई थी। फिर बात करते हैं भारत पाक युद्ध की, जो 1965 में हुआ था और ये इस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे और अयूब खां थे। अयूब खां पाकिस्तान का सेनापति था और यहाँ पर एक समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता, और इसी समझौते में हमने अपने भारत के प्रसिद्ध नेता जो थे, या ये कहें कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो उस समय प्रधानमंत्री थे, ऐसे एक अनमोल रत्न को खो दिया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अच्छा, ये युद्ध यहीं पर समाप्त होते हैं। यही आज की क्लास आपकी जो थी युद्ध से संबंधित, वो आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपको कुछ इसमें त्रुटि लग रही है तो वो हमें कमेंट करें, हम इसमें सुधार जरूर करेंगे। और अगर आपको इन युद्ध के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं ये क्लास समाप्त होती है। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।